बस कर टांगाई, अब इतना बहुत है। हायोन वू ने पीछे से बहुत ही प्यार और लाड से आवाज लगाई। उसने एकदम चिल मारते हुए थम्स अप दिया और तारीफ करते हुए बोला, वाह यार, मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स तो बढ़ गए। दूसरी तरफ अपना टांगाई अभी भी गहरे सदमे और दुख में डूबा हुआ था। जब उसने हायोन वू को अपने सामने एकदम सही सलामत खड़े देखा तो वो सुन्न रह गया। उसके मुंह से हकलाते हुए बस इतना निकला, उसके होंठ बुरी तरह से कांप रहे थे। फिर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो दौड़ता हुआ गया और उसने हायोन वू को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह निकलीं। स्टिंकी मास्टर। टांगाई ने हियोन वू को पूरी ताकत से जकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा। स्टिंकी मास्टर, आप बिल्कुल ठीक हैं। मैं बहुत खुश हूं कि आप मरे नहीं। ये देखकर हायोन वू ने आराम से सिचुएशन एक्सप्लेन की। भाई, मुझे पहले ही कुछ गड़बड़ होने की फीलिंग आ गई थी, इसलिए मैंने तुरंत वहां से बच निकलने के लिए ब्लिंक का इस्तेमाल किया। तुमने जो देखा वो पक्का मेरी छोड़ी हुई आफ्टर इमेज रही होगी। ये सब सुनकर टांगाई और भी ज्यादा भड़क गया। उसने रोते हुए चीखकर कहा, तो फिर आप उसी वक्त मेरे सामने क्यों नहीं आए? मैं आपके लिए कितना परेशान हो गया था। हायोन वू ने बहुत ही प्यार से उसके सिर को थपथपाया और उसे तसल्ली दी। अरे मेरे बेवकूफ भालू, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊं? हायोन वू के अंदर एक बहुत ही अजीब सी और प्यारी सी फीलिंग जग उठी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि टांगाई इस तरह से रिएक्ट करेगा। ये सच में बहुत टचिंग है यार। टांगाई ने अपना मुंह हायोन वू की छाती में छुपा लिया और काफी देर तक सिसक सिसक कर रोता रहा। लेकिन दोस्तों, यहां आता है सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। कुछ ही देर बाद हायोन वू की छाती में छिपे हुए टांगाई के होठों पर एक बहुत ही शातिर और कमीनी मुस्कान तैर गई। उसके उस झूठे दुख के पीछे एक बहुत ही चालू और ड्रामेबाज चेहरा छुपा हुआ था। टांगाई ने मन ही मन मजे लेते हुए सोचा, बेवकूफ स्टिंकी मास्टर, मुझे बहुत अच्छे से पता था कि आपके शरीर और आपकी फुर्ती के साथ आप उस मकड़ी के अटैक से आसानी से बच सकते थे। उसे बहुत अच्छे से मालूम था कि हायोन वू की अभी की एबिलिटीज को देखते हुए उसका यहां मरना बिल्कुल नामुमकिन था। आप अपनी जिंदगी के साथ ऐसे भद्दा मजाक कैसे कर सकते हैं? लेकिन फिर भी अपनी इस गजब की ऑस्कर विनिंग एक्टिंग से टांगाई ने हायोन वू के इमोशंस के साथ बहुत ही सफाई से खेल लिया था। उसने हायोन वू को अपने मन में ये प्रॉमिस करने पर मजबूर कर दिया कि आज के बाद मैं पक्का इस नन्हे नमूने का और भी अच्छे से ख्याल रखूंगा। टांगाई अंदर ही अंदर घमंड से हंस रहा था। स्टिंकी मास्टर, मैंने आपको अपनी छोटी उंगली पर नचाकर रखा है। ठीक उसी वक्त जब हायोन वू और टांगाई उन खौफनाक मकड़ियों को ठिकाने लगाने में बिजी थे, बाहर की दुनिया में तहलका मचा हुआ था। मास्क्ड किंग ऑफ कॉम्बैट का दूसरा एपिसोड ब्रॉडकास्ट हो चुका था और रोमांटिक असैसिन का नाम उसकी लगातार धमाकेदार जीतों के बाद हर किसी की जुबान पर था। हर कोई बस इसी बात पर बहस कर रहा था। लोग उस रोमांटिक असैसिन की असली पहचान को लेकर तरह तरह के अंदाजे लगा रहे थे। हालांकि उन्होंने बहुत सारे हाई स्किल्ड रैंकर्स के नामों की लिस्ट बना डाली थी, लेकिन किसी के भी दिमाग में दूर दूर तक एली लीडर का नाम नहीं आया। और ऐसा इसलिए था क्योंकि एली लीडर तो खुद उस शो को होस्ट कर रहा था और ऊपर से उसका लेवल बाकी के प्लेयर्स के मुकाबले बहुत कम था। किसी भी दर्शक ने गलती से भी उसका नाम नहीं लिया। लेकिन दोस्तों, पूरा का पूरा गेम तब पलट गया जब असली पहचान सामने आने का पल आया। उसने धीरे धीरे अपने चेहरे से वो मास्क हटाया, लेकिन उस रोमांटिक असैसिन की असली पहचान ने तो जैसे सबके होश ही उड़ा दिए। ये हर किसी की उम्मीदों से बिल्कुल परे था। इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले कीवर्ड्स बन गए थे एली लीडर अपीयर्स, शॉकिंग आइडेंटिटी रिवील, मास्क्ड किंग ऑफ कॉम्बैट और एली लीडर्स ट्रू स्टेज। उसी समय अरीना कम्युनिटी में एक कमेंट ने तो जैसे आग ही लगा दी। वो कमेंट ये था कि जब से एली लीडर ने अपनी स्ट्रीमिंग शुरू की है, तब से लेकर आज तक वो एक भी मैच नहीं हारा है। एकदम अनडिफिटेड, सारी की सारी जीत। क्या सच में वो एक भी मैच नहीं हारा है? हाँ भाई, बिल्कुल सही। मैं अभी एली लीडर के चैनल पर गया था और मैंने उसके सारे वीडियोस शुरू से लेकर अंत तक देखे। ये बिल्कुल सच है। वो आज तक अनडिफिटेड है। आज के दिन तक उसने एक भी मैच नहीं हारा है। रोमांटिक असैसिन की लड़ाइयों के हाइलाइट्स को दोबारा देखते हुए हर किसी के दिमाग में यही सवाल उठ रहा था, क्या वो कभी भी किसी लड़ाई में हारा है? जवाब था बिल्कुल नहीं। छोटे मोटे नॉर्मल पीके मैचेस से लेकर जहां उसके जीतने की गिनती करना ही नामुमकिन है, वहां से लेकर अकाउंट डिलीट करने वाले शर्त वाले मैचेस तक, अगर वो हारा होता तो आज ये एली लीडर नाम का कैरेक्टर वजूद में ही नहीं होता। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में तो जैसे तारीफों की सुनामी आ गई थी। वाओ, ये बात जोर से बोलने में ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उसकी जैसी खतरनाक पावर के साथ उसका कोई भी राइवल नहीं है। वो उसे भी हरा देता है। ये सच में बहुत खौफनाक है। अब चूंकि लोग इस टॉपिक पर इतनी ज्यादा चर्चा कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि एली लीडर की ब्रांड वैल्यू धीरे धीरे आसमान छूने लगी थी। यहां तक कि एडिडास एशिया कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर ट्रोंग ट्रान की नजर भी अपने हायोन वू पर पड़ गई थी। उसने एकदम झटके में फैसला सुनाया, हमें तुरंत एली लीडर को रिक्रूट करना होगा। उसके इस अचानक लिए गए फैसले ने, 'उसके असिस्टेंट को एकदम चौंका दिया। उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, सर, क्या आप मुझे रिक्रूट कर सकते हैं? 'मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं?' 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 'मैं आपकी मद
उसने जल्दी से एक्सप्लेन किया, लेकिन सर वो तो अभी नाइकी कंपनी के साथ काम कर रहा है, हम उसे वहां से छोड़ने के लिए कैसे मना सकते हैं। ये सुनकर ट्रान ने अपना शातिर दिमाग दौड़ाया और सजेस्ट किया, तो फिर एक स्पॉन्सर के तौर पर क्या ख्याल है। असिस्टेंट ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया और बस वहां खड़ा खड़ा काफी देर तक सोचता रहा। हालांकि डायरेक्टर को बहुत अच्छे से पता था कि स्पॉन्सरशिप्स का सारा काम मैनेजमेंट हैंडल करता है, लेकिन वो इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो रहा था। असिस्टेंट ने आखिरकार हार मानते हुए जवाब दिया, मैं समझ गया सर, मैं उनसे कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। डायरेक्टर के चेहरे पर असंतोष और नाखुशी साफ झलक रही थी। वो वहां एकदम शांति से बैठा रहा और उसकी ठंडी निगाहें अपने असिस्टेंट को ऊपर से नीचे तक ऐसे स्कैन कर रही थीं जैसे वो कुछ ढूंढने या परखने की कोशिश कर रहा हो। अचानक ट्रॉन्ग ट्रैन ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, तुम अभी अपने मन ही मन मुझे गालियां दे रहे थे ना? मुझे कुछ नहीं सुनना। अगली मीटिंग तक तुम्हें किसी भी कीमत पर मेरे सामने एक स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट लेकर आना होगा। ये सुनकर वो बेचारा असिस्टेंट फ्रस्ट्रेशन के मारे रो पड़ा। बॉस, सिर्फ एडिडास ही नहीं बल्कि कई और बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी एली लीडर को हथियाने के लिए एक दूसरे के साथ भयंकर लड़ाई शुरू कर दी थी। अब वापस चलते हैं अपने मास्टर और पेट यानी हायोन वू और टांगाई की तरफ। इस समय अपना टांगाई अभी भी पूरी लगन के साथ अपनी नई स्किल की प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था। उसने अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक दी। वो हवा में बहुत ऊंचाई तक उछला और फिर पूरी ताकत के साथ उन मॉन्स्टर्स के झुंड पर बिजली का एक भयंकर अटैक कर दिया, लाइटनिंग स्ट्राइक। लेकिन वो रूबी स्पाइडर भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वो तुरंत अलर्ट हो गई और उसने एक शील्ड समन कर ली, जिससे वो टांगाई के उस खूंखार अटैक से बाल बाल बच गई। जैसे ही उस झटके और धमाके की वजह से वहां का नजारा थोड़ा धुंधला हुआ, हायोन वू ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। वो हवा में उछला। वो अपनी सॉर्ड के साथ पूरी ताकत से आगे बढ़ा और बिना एक सेकंड की भी झिझक के वो सीधा नीचे की तरफ गोता लगाते हुए आया। उसने अपनी सॉर्ड का ब्लेड उस विशाल मकड़ी के शरीर में पूरी मजबूती के साथ गाड़ दिया। तभी सिस्टम की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, रूबी स्पाइडर डिफीटेड, एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन्ड, हेल्थ और माना रिस्टोर्ड। हियोन वू ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और बहुत ही थकावट के साथ खड़ा हुआ। उसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, उफ, इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारना काफी होना चाहिए। वो दोनों अब उन मॉन्स्टर्स की अनगिनत लाशों के ढेर के बीच खड़े थे और बहुत ही ध्यान से सिचुएशन को एनालाइज कर रहे थे। हायोन वू ने अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहा, भाई, मुझे लगा था कि हर मकड़ी अलग अलग तरह के मिनरल्स लेकर घूमती है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि हर मिनरल की अपनी एक अलग और यूनिक प्रॉपर्टी होती है। यहाँ कुल 5 तरह के मिनरल्स हैं, सैफायर, रूबी, डायमंड, एमरल्ड और टोपाज, और ये पांचों मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। उसने आगे एक्सप्लेन किया, मतलब ये जिस एलिमेंट की मकड़ी है वो उसी के हिसाब से अलग अलग स्किल्स का इस्तेमाल करती हैं। और सबसे बड़ी झोल वाली बात यह है कि तुम उन पर उसी एलिमेंट का अटैक इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सब समझकर हायोन वू ने चैन की सांस ली और एकदम रिलीफ के साथ बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इनका एलिमेंट मेरे विंड एट्रीब्यूट और टांगाई के लाइटनिंग एट्रीब्यूट के साथ क्लैश नहीं करता, वरना आज तो हम दोनों का कचूमर बन जाता। अचानक कहीं से आने वाली एक अजीब सी आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने तुरंत अपना सारा ध्यान उस आवाज की तरफ लगाया। हायोन वू ने मन ही मन सोचा, ये कदमों की आवाज कैसी है? फिर वो टंगाई की तरफ मुड़ा और एक बहुत ही शातिर और कमीनी स्माइल देते हुए बोला, टंगाई, यहाँ कुछ ज्यादा ही बोरिंग हो रहा है ना? उस आवाज और हायोन वू की उस डरावनी स्माइल में कुछ गड़बड़ महसूस करके अपना टांगाई एकदम हड़बड़ा गया। वो घबराते हुए बोला, स्टिंकी मास्टर, अब एक और शब्द मत बोलना। हायोन वू ने बड़े ही प्यार से एडवाइस दी, चलो अब चुपचाप यहां से खिसक लेते हैं। ये सुनते ही टंगाई खुशी के मारे उछल पड़ा। सच में? क्या हम अब बाहर जा सकते हैं? हायोन वू ने एकदम बेपरवाह और कैजुअल अंदाज में आग लगाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, हम सीधा फाइनल बॉस को हराने जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों दबे पांव गुफा के और भी गहरे हिस्से में घुस गए। एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हुए उन्होंने अपने मूवमेंट्स को पूरी तरह से छुपा लिया और पास ही में छुप गए। वो दोनों शांति से सामने का नजारा देख रहे थे। तभी हायोन वू एकदम एक्साइटमेंट में फुसफुसाया, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, मिल गया स्पाइडर बॉस। उनके ठीक सामने एक खूंखार रूबी स्पाइडर थी और भाई साहब, इसका साइज अब तक की सारी मकड़ियों से सबसे ज्यादा विशाल और भयानक था। इसकी पूरी पीठ पर मिनरल्स का एक बहुत बड़ा पहाड़ लदा हुआ था और सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात तो ये थी कि इसके सिर पर 5 एलिमेंट्स मिनरल चमक रहा था। ये एक बेहद रेयर आइटम था और यही तो वो चीज थी जिसका हायोन वू इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही हायोन वू की एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर पहुंच गई। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने पहली बार किसी 5 एलिमेंट स्पाइडर बॉस को देखा है, लेकिन इतनी भयंकर लालच और एक्साइटमेंट के बावजूद हायोन वू एकदम अलर्ट और चौकन्ना रहा। उसने अपना शातिर दिमाग दौड़ाते हुए सोचा, भले ही मेरे पास एकदम परफेक्ट अटैक स्ट्रैटेजी हो, लेकिन इस बॉस के सामने की गई मेरी एक छोटी सी गलती भी मेरी जान ले सकती है।
सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि मैं इस बॉस के बारे में धेला भर भी नहीं जानता। मैं इसे पहली बार देख रहा हूं। वो गहराई से सोचने लगा, अगर दुनिया की सबसे बड़ी और टॉप गिल्ड्स भी इसके साथ आमने सामने की लड़ाई करें तो भी वो चुटकियों में साफ हो सकती हैं। वो लोग अपने महंगे और ताकतवर आइटम्स को लेकर कितना भी घमंड कर लें, लेकिन वो इस बॉस के अटैक्स को कभी ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो नमूना गिराद मुझे दोबारा कोई नया नक्शा देगा। मुझे हर हाल में इसी मौके का फायदा उठाकर इस मकड़ी को मौत के घाट उतारना होगा। वो दोनों बेवकूफों की तरह सीधा उस रूबी स्पाइडर पर हमला करने नहीं दौड़े। इसके बजाय वो दोनों चुपचाप बैठे और अपना मास्टरमाइंड बैटल प्लान डिस्कस करने लगे। हायन वू ने कैलकुलेट करते हुए कहा, मेरे पास अभी ब्लिंक का इस्तेमाल करने के 5 मौके बचे हैं और जायंट स्किल को मैं 2 बार यूज कर सकता हूं। और हाँ, मेरे पास टंगाई का बफ भी तो है। अपना नाम सुनते ही टंगाई ने पूरे घमंड से अपना सीना चौड़ा कर लिया। मुझ पर पूरा भरोसा रखो, स्टिंकी मास्टर। हायन वू ने अपने सामने पड़े उस ब्रेसलेट को घूरते हुए कहा, और इस आइटम के साथ हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तभी सिस्टम की स्क्रीन पर उस कर्स्ड ब्रेसलेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन की एक लंबी लिस्ट डिस्प्ले हो गई। बस फिर क्या था, उनका फुल प्रूफ प्लान रेडी था। बिना एक भी फालतू शब्द बोले हायन वू ने अपना पहला अटैक लॉन्च कर दिया। उनके ठीक आगे वो खूंखार रूबी स्पाइडर उनकी मौजूदगी से एकदम बेखबर थी। वो बहुत ही बेपरवाही से अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रही थी। हायन वू पूरे स्वैग और कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकला। उसने अपने उस कर्स्ड ब्रेसलेट को एक्टिवेट किया और एक बहुत ही विनर वाली टोन में बोला, चलो यार, थोड़ा सा हाय हेलो तो कर ही लेते हैं। ये कहते ही उस ब्रेसलेट के अंदर से एनर्जी की एक बहुत ही खतरनाक और ताकतवर बीम निकली और सीधा उस रूबी स्पाइडर की तरफ रॉकेट की स्पीड से उड़ चली। अब दोस्तों थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं। कुछ पल पहले वो रूबी स्पाइडर जमीन पर पड़े खून के धब्बों को बहुत ही ध्यान से सूंघ रही थी। अपने बच्चों की उन बिखरी हुई और कटी फटी लाशों को देखकर वो अपने दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो रोते हुए सोच रही थी, मेरे बच्चे कुछ ही दिन पहले मारे गए थे। क्या कोई खूंखार दुश्मन यहां अंदर घुस आया है? मेरे बेचारे बच्चे। वो खतरे से बचने के लिए रोती और तड़पती रही। वो बेचारी उस भयंकर तूफान से बचकर इस सुनसान गुफा में छुपने आई थी। इस पॉइंट पर आकर उसका फ्रस्ट्रेशन और दुख एक भयंकर गुस्से में बदल गया। उस रूबी स्पाइडर ने एकदम खौफनाक आवाज में दहाड़ लगाई, जिस किसी ने भी मेरा घर उजाड़ने की जुर्रत की है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ठीक उसी वक्त हायन वू का वो खतरनाक अटैक हवा को चीरता हुआ आया और एकदम परफेक्ट निशाने के साथ उस रूबी स्पाइडर के पेट के निचले हिस्से पर जा लगा। बूम! वो अटैक उसके मजबूत बाहरी कवच से टकराया और धीरे धीरे एक ड्रिल मशीन की तरह उसे छेदने की कोशिश करने लगा। उस भयानक मर्डर इंटेंट को महसूस करते ही रूबी स्पाइडर ने अपना सिर घुमाया और बहुत ही गुस्से से पूरे एरिया को स्कैन करने लगी। ये तो मैजिक है और ऐसा लग रहा है कि ये मेरी लाइफ फोर्स को चूस रहा है। अब वो दर्द और गुस्से से बुरी तरह चीख पड़ी। घुस बैठिए। कुछ ही दूरी से हायन वू और टंगाई फुल स्पीड में दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। वो दोनों खुशी से पागलों की तरह चीख रहे थे। लग गया निशाना। उन दोनों को अपनी तरफ आते देखकर वो रूबी स्पाइडर आग बबूला हो उठी। ये तो इंसान है, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। वो एक खौफनाक दहाड़ मारते हुए गुस्से से पागल हो गई। उसने अपने नुकीले और जहरीले पैरों को अपने टारगेट की तरफ ताना और चीखी, मर जाओ। थोड़ी देर बाद का नज़ारा एकदम पलट चुका था दोस्तों। गुफा के बहुत अंदर, जहां बाहर चल रही लड़ाई की आवाजें बिल्कुल नहीं पहुंच रही थीं, वहां से अचानक हायन वू और टांगाई एक सुरंग में से भागते हुए बाहर निकले। भाई साहब, उन दोनों की शक्लें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने साक्षात यमराज को देख लिया हो। वो बेहद डरे हुए और पैनिक में लग रहे थे। उनके ठीक ऊपर वाली चट्टान पर अचानक से बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगीं, जिनका कोई अता पता नहीं था कि वो कहां से आईं। 3 सेकंड से भी कम समय में वहां एक बहुत ही भयानक और कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। बूम! और उसके ठीक बाद उस रूबी स्पाइडर के भयंकर तांडव की वजह से हवा में धूल, मिट्टी और बड़ी बड़ी चट्टानों की खतरनाक बारिश होने लगी। वो तो सीधा अपने हायन वू के पीछे हाथ धोकर पड़ गई और किसी पागल आशिक की तरह उसका पीछा करने लगी। अपनी जान बचाकर भागते हुए हायन वू ने एकदम कंफ्यूज और फटी हुई आवाज में पूछा, भाई, ये मकड़ी इतनी आग बबूला क्यों हो रही है? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है यार? वो अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भाग ही रहा था कि अचानक वो एकदम पत्थर की मूर्ति की तरह अपनी जगह पे जम गया। उसकी आंखें सदमे से एकदम फटी की फटी रह गईं, जैसे उसने कोई बहुत ही खौफनाक और डरावनी चीज देख ली हो। अब उन दोनों के ठीक सामने एक बहुत ही विशाल और खुली जगह थी, जो बिल्कुल किसी बहुत बड़े और पहले से तैयार किए गए बैटल अरीना की तरह लग रही थी। वो पूरी जगह अनगिनत चमकते हुए क्रिस्टल्स और मिनरल ब्लॉक से सजी हुई थी। मतलब एकदम वीआईपी इलाका लग रहा था दोस्तों। हायन वू ने एकदम हैरानी और थोड़े डर के साथ चीखते हुए कहा, क्या ये बॉस स्टेज है? क्या हमें जानबूझकर यहां फंसाने के लिए लाया गया है? ये तो सरासर चीटिंग है यार। पलक झपकते ही वो खूंखार बॉस उनके ठीक सिर पर आ पहुंची।
अचानक उसकी पीठ पर लदे हुए सारे मिनरल्स एकदम दहकते हुए लाल रंग में बदल गए। एकदम खतरे का सिग्नल। बिजली की फुर्ती दिखाते हुए उस मकड़ी ने उन मिनरल ब्लॉक्स को हायन वू की तरफ गोलियों की बारिश की तरह दागना शुरू कर दिया। धाड़ धाड़ धाड़। भाई साहब, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मशीन गन चला रहा हो। इस भयंकर और लगातार अटैक के बाद उस रूबी स्पाइडर को अपना मूव वापस खींचना पड़ा और उसकी पीठ के मिनरल्स वापस अपने नॉर्मल कलर में आ गए। इसके तुरंत बाद, बिना कोई टाइम वेस्ट किए, उस नमूने बॉस ने एक मैजिक सर्कल समन किया जिसमें 5 कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स मौजूद थे। उस सर्कल ने हायन वू पर इतनी खतरनाक स्पीड से अटैक्स की बारिश की कि किसी आम प्लेयर के तो वहीं पर परखच्चे उड़ जाते और उसका गेम ओवर हो जाता। लेकिन अपना हीरो भी तो लेजेंड है दोस्तों। उसने बड़े ही आराम से और पूरे स्वैग के साथ उन सारे अटैक्स को डॉज कर लिया। एक तरफ से अंधाधुंध अटैक हो रहा था और दूसरी तरफ से मक्खन की तरह डॉज किया जा रहा था। ये सब तब तक चलता रहा जब तक कि हायन वू ने अपने इस दुश्मन की पूरी स्ट्रैटेजी को अच्छे से एनालाइज नहीं कर लिया। हायन वू एकदम शॉक में बोला, भाई साहब, ये जिस पावर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करती है वो इसकी पीठ पर लगे मिनरल्स के रंग के साथ साथ बदलता रहता है। ये तो बड़ी चालाक निकली। पीछे से अपना टांगाई एकदम रोतड़ू और नाखुश शक्ल बनाते हुए बोला, स्टिंकी मास्टर, आप बार बार दुम दबाकर भाग क्यों रहे हो? कुछ करते क्यों नहीं? तब उसे हायन वू की तरफ से एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जवाब मिला, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। इससे पहले कि टांगाई बेचारा कुछ समझ पाता कि आखिर हो क्या रहा है, हायन वू ने बिना किसी झिझक के अपना हाथ घुमाया और उस नन्हे भालू को एक परफेक्ट कर्व बनाते हुए हवा में बहुत ऊंचाई तक उछाल दिया। वो भी सीधा उस रूबी स्पाइडर की तरफ। मतलब भाई ने अपने ही पेट को बलि का बकरा बना दिया। टांगाई, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, हायन वू ने एकदम फिल्मी डायलॉग मारते हुए चिल्लाकर कहा। टांगाई हवा में उड़ते हुए गालियां देते हुए चीखा, कमीने स्टिंकी मास्टर, मुझे लगा था कि आप मेरे साथ अच्छे से पेश आओगे। मैं ये धोखा कभी नहीं भूलूंगा। धोखे की वजह से आग बबूला और भयंकर गुस्से में भरे हुए टांगाई ने हवा में ही अपनी एनहांसमेंट स्किल एक्टिवेट कर दी। देखते ही देखते वो अपने उस खूंखार और विशाल रूप में बदल गया। आसमान से अचानक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एक बहुत ही विशाल और खौफनाक बिजली कड़की, जिसने हवा को चीरते हुए बिना किसी वार्निंग के सीधा उस रूबी स्पाइडर के सिर पर धावा बोल दिया। बूम! ऐसा लगा जैसे वो पूरी जगह ही भूकंप से कांप उठी हो। उस प्रहार की डैमेज ताकत इतनी भयानक थी कि उसने उस विशाल रूबी स्पाइडर के सारे डिफेंसेस के परखच्चे उड़ा दिए। वो खूंखार बॉस एकदम दयनीय हालत में ठंडी जमीन पर धड़ाम से आ गिरी। ये अपना खूंखार टांगाई था दोस्तों। उसने गुस्से में उस मकड़ी के सिर पर एक जोरदार तमाचा जड़ा और उसे डांटते हुए बोला, मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है, अब चुपचाप मुंह बंद रख अपना। फिर वो पूरा स्वैग दिखाते हुए हायन वू की तरफ मुड़ा। देखो मेरे अवेकनिंग के बाद की भयंकर ताकत। लेकिन उसे सामने से हायन वू का डरा हुआ और पैनिक वाला चेहरा देखने को मिला। टांगाई, वहीं रुक जाओ और तुरंत वहां से बाहर निकलो। लेकिन दोस्तों, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस रूबी स्पाइडर की पीठ पर लगे मिनरल्स अब धीरे धीरे हरे रंग में बदल रहे थे। जब तक टांगाई को इस खतरे का एहसास होता, उसका पूरा शरीर एकदम पत्थर की तरह अकड़ चुका था, जैसे किसी ने उसके सारे मूवमेंट्स को जंजीरों से जकड़ दिया हो। वो कंफ्यूजन में हकलाया है, मेरा शरीर। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उस रूबी स्पाइडर ने पूरी ताकत से टांगाई को एक जोरदार मुक्का दे मारा। उस भयंकर मुक्के से टांगाई दर्द के मारे जोर से चीख पड़ा। टांगाई का वो विशाल शरीर हवा में किसी फुटबॉल की तरह उड़ता हुआ गया और बगल वाली पत्थर की दीवार से भयंकर तरीके से जा टकराया। धड़ाम! ये खौफनाक नज़ारा देखकर हायन वू खुद को रोक नहीं पाया और बुरी तरह घबराकर चिल्लाया, टांगाई! पलक झपकते ही टांगाई सिकुड़कर वापस अपने नॉर्मल और छोटे वाले रूप में आ गया। उसके कॉम्बैट स्टैट बहुत ही बुरी तरह से गिर चुके थे और उसका सिर गोल गोल घूम रहा था। हायन वू का दिल अपने इस ब्रॉडकास्ट मैस्कॉट की ये हालत देखकर बैठ गया। ओह नहीं, मेरा ब्रॉडकास्ट मैस्कॉट! दूसरी तरफ उस रूबी स्पाइडर ने अपनी पीठ के सुनहरे यानी गोल्डन मिनरल्स को एक्टिवेट कर लिया था और वो अब एक ऑल आउट अटैक की तैयारी कर रही थी। वो भयंकर गुस्से में चीखते हुए बोली, इंसानों, क्या इतना काफी नहीं था कि तुमने हमें यहाँ छुपने पर मजबूर कर दिया और अब तुम मेरे उस घर को भी तबाह करना चाहते हो जिसे मैंने अपने दिल और खून पसीने से बनाया है? दहाड़ते हुए उसने बहुत ही फुर्ती से हायन वू की पोजीशन को चारों तरफ से घेरने के लिए अर्थ एलिमेंट की एक बहुत बड़ी और मजबूत दीवार समन कर ली। कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस दीवार ने हायन वू को पूरी तरह से एक पिंजरे की तरह कैद कर लिया था, जिसमें से बाहर निकलने की एक भी दरार नहीं बची थी। लेकिन अपना हायन वू भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नमूना नहीं है। उसने अचानक से एक भयंकर काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया। उसकी सॉर्ड के नुकीले और कातिलाना स्लैशेज ने अंदर से ही उस कमजोर मिट्टी की दीवार को चीर कर रख दिया। यहाँ बाहर वो रूबी स्पाइडर अपने नुकीले और जहरीले पंजे हवा में उठा रही थी और पागलों की तरह चीख रही थी, आखिर क्यों? तुम लोग आखिरकार मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? उसने अपना मुंह पूरी तरह से खोल लिया और भयंकर गुस्से में चीखने लगी। लेकिन अपना हायन वू, भाई वो डरने वालों में से थोड़ी है। वो तो डरे बिना एकदम भूखे शेर की तरह एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ा।
उसकी आंखों में लालच और चमक साफ दिखाई दे रही थी। एक्सपीरियंस पॉइंट्स, आइटम्स, टाइटल्स, सब मेरा होगा। ये बंदा तो अलग ही लालच में अंधा हो रखा है दोस्तों। वो पूरी जगह अचानक से एकदम खामोश हो गई, जैसे किसी बहुत बड़े धमाके के फटने का इंतजार कर रही हो। और बिल्कुल जैसा सोचा था, वो दोनों एक दूसरे की तरफ पूरी ताकत से दौड़े। जब वो आपस में टकराए तो वहां तबाही का एक ऐसा खौफनाक नजारा बना कि क्या ही बताऊं। जमीन बुरी तरह से कांपने लगी। उसके ठीक बाद वहां हवा का एक ऐसा भयंकर तूफान उठा जिसने आसपास की बड़ी बड़ी चट्टानों और मिट्टी को तिनके की तरह उड़ाकर रख दिया। उस पूरी जगह पर अब सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, और वो थी भारी भारी सांसें लेने की आवाज। ये अपना हायोन वू था। वो वहां पूरी तरह से थककर चूर हो चुका था और काफी देर तक किसी पत्थर की मूर्ति की तरह सुन्न खड़ा रहा। उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि उसके हाथ में जो स्वॉर्ड थी वो लड़ाई के दौरान किसी पॉइंट पर चकनाचूर हो चुकी थी। अपनी सुध बुध वापस पाने के बाद वो सांस लेने के लिए बुरी तरह संघर्ष कर रहा था। अपनी एनर्जी और एमपी को उसकी आखिरी लिमिट तक झोंक देने के बाद वो बस अपनी थोड़ी सी ताकत वापस पाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ उस रूबी स्पाइडर की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन भाई उसमें अभी भी ताना मारने की ताकत बची हुई थी। इंसान, अब तुम अपनी आखिरी लिमिट तक पहुंच चुके हो। ये सुनकर हायोन वू ने जोर से चिल्लाकर करारा जवाब दिया, क्या तुम मुझे सच में इतना कमजोर समझती हो? वो रूबी स्पाइडर एकदम घमंड में मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम भी अपनी आखिरी लिमिट तक नहीं पहुंच चुके हो? उस रूबी स्पाइडर के इस ताने के बाद अपना हायोन वू एकदम शांत हो गया। उसने फालतू की कोई बकवास नहीं की और अपना पूरा दिमाग अभी की सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करने में लगा दिया। वो मन ही मन सोचने लगा, भाई साहब, ये नमूना बॉस उन पांचों में से एक बार में सिर्फ एक ही एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अभी अभी इसने एक साथ 2 एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल किया है। ऐसा हुए काफी टाइम हो गया है। हायोन वू का दिमाग एकदम कंप्यूटर की तरह तेज दौड़ रहा था। जब ये बॉस अपने फेज 2 में एंट्री मारती है तो इसकी एचपी बढ़कर 40% तक हो जाती है। तो अगर मेरी सारी कैलकुलेशंस एकदम परफेक्ट हैं, तो अगर इसे सिर्फ इस एक अटैक से हिट मिल जाए तो इस पूरे बवाल का यहीं पर गेम ओवर हो जाएगा। यही मास्टर प्लान सोचते हुए हायोन वू ने बिना एक सेकंड बर्बाद किए तुरंत अपनी स्किल एक्टिवेट कर दी, पर्ज ऑफ द डेजर्ट सैंड्स। ये एक भयंकर फायर अटैक था जिसे इस लड़ाई का आखिरी और सबसे जानलेवा वार माना जा रहा था। जैसे ही उसके दिमाग में ये ख्याल आया, दोनों तरफ से खतरनाक स्पेल्स एक दूसरे की तरफ ऐसे दौड़े जैसे आग की तरफ कोई कीड़ा खिंचा चला आता है। उस घुप अंधेरी गुफा के अंदर रोशनी की 2 खौफनाक और अपोजिट बीम्स आपस में भयंकर तरीके से टकराईं। दोनों एक दूसरे को चीरने और खत्म करने के लिए एकदम पागलों की तरह संघर्ष कर रही थीं। दोनों ही पार्टीज ने अपनी बची कुची सारी मैजिक को इस आखिरी और डिसाइसिव वार में झोंक दिया था। अपनी तरफ हायोन वू पूरी ताकत लगाकर बस किसी तरह टिके रहने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने दांत एकदम कसकर भींच रखे थे और उसका पूरा शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे वो किसी भी पल धड़ाम से नीचे गिरकर बेहोश हो जाएगा। लेकिन भाई, उसकी आंखों में एक अलग ही लेवल का पागलपन और पक्का इरादा चमक रहा था। पानी और आग, ये दोनों खौफनाक एनर्जी सोर्सेज एक दूसरे के साथ बहुत ही बुरी तरह उलझने लगे और बिना किसी रहम के एक दूसरे को फाड़ने और खींचने लगे। तभी वो रूबी स्पाइडर एकदम भारी घमंड के साथ मुस्कुराते हुए बोली, मेरी मैजिकल पावर तुम्हारी पावर से बहुत ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है इंसान। मैं अपने बच्चों की मौत का बदला लेकर ही रहूंगी। लेकिन दोस्तों, अपना हीरो भी तो शातिर है। ठीक उसी पल हियोन वू ने अचानक से अपने अटैक का डायरेक्शन ही बदल दिया। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपनी उंगलियों से एकदम बंदूक चलाने वाला पोज बना लिया, और उसी के साथ उसने अपने ब्रेसलेट की हिडन स्किल को एक्टिवेट कर दिया। एक बहुत ही कान फाड़ देने वाला धमाका पूरी गुफा में गूंज उठा, जिसने हायोन वू की पोजीशन से उस पूरी जगह की शांति के परखच्चे उड़ा दिए। बूम! वहां से मैजिक का एक ऐसा खौफनाक ब्लास्ट निकला जो इतनी भयानक स्पीड से आगे बढ़ा कि आंखें भी धोखा खा जाएं। वो बिल्कुल किसी शॉकवेव की तरह था जो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तिनके की तरह उड़ाता हुआ जा रहा था। और फिर वो सीधा जाकर उस विशाल मकड़ी बॉस से भयंकर तरीके से टकरा गया। उस वार का दर्द इतना भयानक था कि उस खूंखार बॉस का मुंह दर्द के मारे एकदम चौड़ा खुल गया। अपनी खुद की ताकत को अपने शरीर से निचड़ता हुआ महसूस करके उस मकड़ी को आखिरकार इस धोखे का एहसास हो ही गया। तुम मेरी पावर को एब्जॉर्ब कर रहे हो। हायोन वू ने पूरा स्वैग दिखाते हुए अपना हाथ अपने मुंह के पास उठाया और एकदम फिल्मी हीरो की तरह अपने सामने उड़ रहे धुएं को फूंक मारकर उड़ा दिया। उसने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ सीना तानकर डिक्लेयर किया, मैं जीत गया। और ये बिल्कुल सही टाइमिंग थी दोस्तों, क्योंकि ठीक उसी वक्त उसके कर्स्ड स्पीयर का कूलडाउन खत्म हो चुका था। हायोन वू ने जो खतरनाक मैजिक लॉन्च किया था वो अभी भी उस रूबी स्पाइडर के बचे कुचे माना को किसी भूखे जानवर की तरह कुतर कुतर कर खा रहा था। इस वजह से वो बॉस नफरत और गुस्से में जलते हुए अपना एक एक शब्द बहुत ही मुश्किल से उगल पा रही थी। तुम कीड़े मकोड़े इंसान! पूरी तरह से जमीन पर ढेर होने से पहले वो रूबी स्पाइडर अपनी आखिरी सांसों में भी कुछ गालियां और श्राप बकने में कामयाब रहीं।
भले ही मैं यहां मर जाऊं। इस पॉइंट पर आकर उसकी आवाज अचानक से कट गई, जिसने हायोन वू को एकदम हाई अलर्ट पर डाल दिया। वो मकड़ी चीखी, मैं फिर भी तुम्हें श्राप दूंगी। और इतना कहते ही वो रूबी स्पाइडर अपनी बची कुची आखिरी ताकत लगाकर हायोन वू की तरफ एक भयंकर और डेस्परेट अटैक करने के लिए कूद पड़ी। लेकिन अपना हायोन वू कोई कच्चा खिलाड़ी थोड़ी है। उसने एकदम मक्खन की तरह उस आखिरी वार को परफेक्टली डॉज कर लिया। वो मकड़ी अपना बैलेंस पूरी तरह खो बैठी और सीधे जाकर हायोन वू के पीछे वाली मजबूत चट्टान से धड़ाम से टकरा गई। हायोन वू एकदम प्राउड फील करते हुए और कॉलर खड़ा करते हुए वहां से आगे बढ़ गया और पीछे उस रूबी स्पाइडर की लाश को मिट्टी और चट्टानों के नीचे हमेशा के लिए दफन होने के लिए छोड़ दिया। तभी अचानक उसके सामने सिस्टम का स्क्रीन चमक उठा और एक बहुत ही शानदार बधाई देने वाला नोटिफिकेशन सामने आ गया। बधाई हो, आपने 5 एलिमेंट स्पाइडर ग्रे एल्फ को हरा दिया है। आपके एक्सपीरियंस पॉइंट्स में भारी बढ़ोतरी हुई है। आप लेवल अप हो चुके हैं। आपकी हेल्थ और माना पूरी तरह से रिस्टोर कर दिए गए हैं। और बस इतना ही नहीं दोस्तों, ठीक उसी वक्त उस खतरनाक लड़ाई के फल यानी रिवॉर्ड्स भी अपडेट हो गए। हियोन वू को एक नया टाइटल मिल गया, रूलर ऑफ द मिनरल स्पाइडर्स, और इसके साथ ही उसकी मूवमेंट स्पीड 10% तक बढ़ गई। भाई साहब, ये चीज तो आगे चलकर कॉम्बैट में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। हियोन वू ने एकदम संतुष्टि के साथ अपने हाथ में पहने हुए उस ब्रेसलेट को सहलाया। जैसा कि मैंने सोचा था, एक कर्स्ड ब्रेसलेट के साथ बॉसेस को हराना सच में बहुत आसान हो जाता है। ये गेम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तभी अचानक उसे कुछ याद आया और वो एकदम से दौड़ पड़ा। उसका मूड इस वक्त 7वें आसमान पर था और वो खुशी से पागल हो रहा था। चलो चलकर देखते हैं कि इस बार इस नमूने बॉस ने कौन कौन से आइटम्स ड्रॉप किए हैं। लूट का माल देखने का मजा ही कुछ और है यार। उस ग्रे एल्फ बॉस की लाश के पास पहुंचते ही हायोन वू की आंखें हैरानी से एकदम फटी की फटी रह गईं। ये क्या चीज है? वो एक बहुत ही अजीब सा मास्क था जो सीधा उस 5 एलिमेंट स्पाइडर के शेल यानी कवच से बना हुआ था। उसे अपने हाथ में पकड़कर वो एकदम ध्यान से इन्फॉर्मेशन पैनल पर दिए गए डेटा को पढ़ने लगा। तभी उसे उस मकड़ी की वो आखिरी खौफनाक आवाज याद आ गई जो उसने मरने से ठीक पहले गुर्राते हुए कही थी, भले ही मैं यहां मर जाऊं, मैं फिर भी तुम्हें श्राप दूंगी। लेकिन भाई, अपना हायोन वू इस वक्त किसी श्राप व्राप से डरने वाला थोड़ी है। वो अपनी एक्साइटमेंट को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया और खुशी के मारे ऐसे उछलने लगा जैसे उसे साक्षात कुबेर का खजाना मिल गया हो। एक यूनिक आइटम। भाई साहब, क्या गजब की किस्मत पाई है मैंने। हायोन वू खुशी से चीखते हुए उस मास्क को अपने हाथ में लेकर सेलिब्रेट करने लगा। ये एक यूनिक आइटम है, एकदम झक्कास। वो उसे बार बार हवा में उठाता और बिना रुके उसकी तारीफों के पुल बांधने लगता। ये चीज अटैक्स को 5 बार तक स्टैक कर सकती है और सबसे बढ़िया बात, ये आइटम एक मास्क है। मैं इसे अपने मास्क किंग ऑफ कॉम्बैट वाले रूप के लिए एक शानदार डिस्गाइज की तरह इस्तेमाल करूंगा। नीचे जमीन पर पड़े आइटम्स के उस बड़े से ढेर को देखकर हायोन वू मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। मैंने इस फाइट में बहुत सारे लेवल अप कर लिए हैं, तो कुल मिलाकर ये वाला रेड एकदम सक्सेसफुल रहा। और ऊपर से इतने सारे छप्पर फाड़कर आइटम्स भी ड्रॉप हुए हैं। मजा ही आ गया। इतना कहकर वो टांगाई को बुलाने के लिए पीछे मुड़ा, जो अभी भी दूसरी तरफ अपनी मैजिक को एनहांस करने में लगा हुआ था। ओ ए टांगाई, क्या तेरा आराम हो गया? चुपचाप यहां आ और लूट का माल बटोरने में मेरी मदद कर। अचानक से इस तरह नौकरों की तरह बुलाए जाने पर अपना टांगाई एकदम बुरी तरह चिढ़ गया और नखरे दिखाने लगा। क्या बकवास है? मुझे ये छोटे मोटे और फालतू काम क्यों करने पड़ रहे हैं? मैं कोई मजदूर हूं क्या? ये देखकर हायोन वू एकदम कंफ्यूज हो गया और बोला, अबे नमूने, इस पूरी फाइट में अकेले मैंने ही तो अपनी हड्डियां तुड़वाई हैं। तूने किया ही क्या है? उसके सामने खुद को बेबस पाकर टांगाई ने बहुत ही ज्यादा चिढ़ते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और मन ही मन अपनी फूटी किस्मत का रोना रोने लगा। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, आखिर मुझे इस बदबूदार और स्टिंकी मास्टर के पीछे पीछे क्यों घूमना पड़ रहा है? मेरी तो जिंदगी ही झंड हो गई है। तभी अचानक टांगाई की नजर एक बहुत ही चमकती हुई चीज पर पड़ी। वहां जमीन पर अभी भी उस 5 एलिमेंट स्पाइडर के 2 एसेंसेस पड़े हुए थे। ये भी उस ग्रे एल्फ बॉस को हराने पर ड्रॉप हुए आइटम्स में से एक थे। टांगाई एकदम क्यूरियस हो गया। उसने तुरंत उन दोनों एसेंसेस को उठाया और काफी देर तक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें घूर घूर कर चेक करने लगा। उन एसेंसेस से ऐसी गजब की और लाजवाब खुशबू आ रही थी कि इस भुक्खड़ भालू की भूख एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गई। टांगाई मन ही मन बड़बड़ाने लगा, यार इसमें से इतनी टेस्टी और लाजवाब खुशबू क्यों आ रही है? शुरू में तो अपना टांगाई थोड़ा डरा हुआ और कंफ्यूज था। क्या मुझे ये मस्त चीज अपने उस स्टिंकी मास्टर को दे देनी चाहिए? अगर मैंने उसे ये नहीं दिया तो वो पक्का मुझसे चिढ़ जाएगा और मुझे गालियां देगा। लेकिन यार, अगर मैंने उसे ये दे दिया तो वो खड़ूस मुझे इसे कभी खाने ही नहीं देगा। और बस इतना सोचते ही उसके अंदर का लालच जाग उठा।
उसने बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए उस आइटम को सीधा अपने मुंह में डाल लिया और एक ही बार में गटक गया। भाड़ में जाए मास्टर, जो होगा देखा जाएगा। शायद कुछ गड़बड़ ना हो, लेकिन दोस्तों कुछ ही सेकंड्स के बाद उसके पेट में एकदम भयंकर वाली गुड़गुड़ाहट और अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। वो दर्द बहुत ही तेजी से उसके पूरे शरीर में फैलने लगा। उसका पूरा का पूरा शरीर एकदम किसी पत्थर की तरह अकड़ गया और उसकी आंखें ऐसे पलट गईं जैसे उसने कोई बहुत ही जहरीली चीज निगल ली हो। ठीक उसी वक्त हायोन वू के सामने सिस्टम का स्क्रीन चमका और एक खतरनाक नोटिफिकेशन आ गया। टांगाई ने साफायर और रूबी 5 एलिमेंट स्पाइडर्स का एसेंस निगल लिया है। जैसे ही हायोन वू को इस बात का एहसास हुआ, वो एकदम पैनिक में चीख पड़ा। है? तूने क्या खा लिया बेनमूने? एसेंस? उसी पल टांगाई के उस छोटे से शरीर से एक बहुत ही कान फाड़ देने वाली और आंखों को अंधा कर देने वाली तेज रोशनी फूट पड़ी। वो पूरी रोशनी उसके शरीर को किसी आग के गोले की तरह घेर रही थी। हियोन वू तुरंत उसके पास झुका और एक बहुत ही लंबा चौड़ा भाषण शुरू कर दिया। भाई, तेरा लालच तो बहुत ही बड़ा है ना? तेरी नीयत ही खराब है। खैर, अगर मैं तुझे वो खाने नहीं देता तो मैं किसी और फालतू पेट को भी वो कभी खाने नहीं देता। मैं उसे सीधा मार्केट में बेच देता या किसी को दान कर देता। बोल तो वो ऐसे रहा था दोस्तों, लेकिन असलियत में वो अंदर ही अंदर बुरी तरह डरा हुआ था। अगर इस नमूने को कुछ हो गया तो बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगा यार। मुझे इन पेट्स के बारे में कुछ खास सिस्टम नॉलेज नहीं है। जब वो ये सारी बकवास कर रहा था, तभी तंगाई अचानक बहुत ही कांपती हुई और डरी हुई आवाज में बोला, जैसे उसने साक्षात यमराज को देख लिया हो। स्टिंकी मास्टर, मेरे शरीर में बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। ये सुनते ही हायोन वू का चेहरा डर के मारे एकदम सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसके चेहरे का सारा खून चूस लिया हो। सत्यानाश, क्या सच में कुछ गड़बड़ हो गई है? तभी दोस्तों एकदम से जादू हुआ। टांगाई की पूंछ का रंग अचानक से पीले यानी येलो से बदलकर एकदम हरा यानी ग्रीन हो गया। भाई साहब, वो बहुत ही अजीब और डरावना लग रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके वो गोल मटोल गाल भी एकदम टमाटर की तरह लाल हो गए थे। सच बताऊं तो वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। लेकिन अपना टांगाई तो डर के मारे पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसने अपनी पूंछ की तरफ उंगली दिखाई और चीखते हुए बोला, मेरी पूंछ, ये इतनी ग्रीन क्यों हो गई है? हायोन वू एकदम बुद्ध बनकर चुपचाप वहीं खड़ा रहा। काफी देर तक उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। फिर जब उसके दिमाग की बत्ती जली और वो होश में आया तो उसने बहुत ही गहरी राहत की सांस ली। उसने टांगाई के उन लाल टमाटर जैसे गालों की तरफ इशारा करते हुए कहा, बच गए भाई, भगवान का शुक्र है कि तुझे कुछ नहीं हुआ। और देख, तेरे गाल भी एकदम गुलाबी हो गए हैं। ये सुनकर टांगाई ने हैरानी से एक बहुत ही लंबी सांस खींची। जब वहां किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बवाल चल क्या रहा है, तभी सिस्टम का स्क्रीन फिर से अपडेट हुआ। टांगाई की स्ट्रेंथ और एजिलिटी स्टैट में बहुत ही भयानक लेवल का उछाल आया था। और सबसे बड़ी और झक्कास बात तो ये थी कि उस नमूने ने नई स्किल्स हासिल कर ली थीं। फायर अफिनिटी और आइस अफिनिटी। ये दोनों स्किल्स उन्हीं दो एसेंसेस की वजह से मिली थीं जिन्हें इस भुक्खड़ ने अभी अभी बिना पूछे निगल लिया था। डेटा पैनल पर लिखी इन्फॉर्मेशन की एक एक लाइन को पढ़ते हुए टांगाई को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में 440 वोल्ट का बिजली का झटका दौड़ गया हो। उस ताकत ने उसके अंदर सोई हुई सारी छिपी हुई स्किल्स को पूरी तरह से जगा दिया था। टांगाई की ये अजीब सी हरकतें देखकर हायोन वू भी पूरी तरह से हैरान था। फायर और आइस, इस नमूने को तो और भी नई स्किल्स मिल गईं। दूसरी तरफ टांगाई को अभी भी अपनी इस नई भयंकर ताकत की आदत नहीं हुई थी, लेकिन भाई उसके अंदर का वो घमंड और एटीट्यूड तो अभी भी कूट कूट कर भरा था। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अब इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूं। इतना कहते ही टांगाई पागलों की तरह एक्साइटेड होकर अपने मास्टर को अपनी नई स्किल्स का स्वैग दिखाने लगा। स्टिंकी मास्टर, अब मेरी ताकत का जलवा देखो। मैं तुम्हारे लिए आग उगल सकता हूं और बर्फ भी बना सकता हूं। लेकिन इसके बदले में उसे हायोन वू की तरफ से एक बहुत ही बोरिंग और पकाऊ लुक मिला। भाई, ये तो ऐसे नखरे दिखा रहा है जैसे इस पूरी दुनिया में मैजिक का इस्तेमाल करने वाला सिर्फ यही एक इकलौता नमूना है। लेकिन दोस्तों, ठीक इसी वक्त हायोन वू के दिल में एक बहुत ही अजीब सा डर और बेचैनी पैदा होने लगी। अभी अभी जो कुछ भी हुआ था, उस पूरी घटना ने उसे थोड़ा शक में डाल दिया था। मुझे अचानक से ऐसी खतरनाक फीलिंग क्यों आ रही है कि ये टांगाई आगे चलकर मेरा मेन कैरेक्टर वाला रोल मुझसे छीन लेगा। खैर दोस्तों, ये क्वेस्ट खत्म होने के बाद अपना हायोन वू अपनी उसी पुरानी और घिसी पिटी जिंदगी में वापस आ गया। यानी रात रात भर लाइव स्ट्रीम्स करने की मजदूरी। अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हुए हायोन वू की हालत बहुत ही खराब थी। उसकी आंखों के नीचे बहुत ही भयंकर और गंदे वाले काले घेरे पड़ चुके थे। उसका पूरा शरीर काम कर करके थक कर चूर हो चुका था। यहाँ तक कि उसके बाल भी किसी चिड़िया के घोंसले की तरह बिखरे हुए थे और उसके चेहरे का नूर तो एकदम गायब ही हो चुका था, जैसे उसके अंदर अब जीने की कोई ताकत ही नहीं बची हो।
उसने बहुत ही रोतड़ू शक्ल बनाई और एकदम थकी हुई आवाज में कंप्लेंट करते हुए बोला, भाई यार, मैं तो थक कर मर ही गया हूं। जब मैंने उस 5 एलिमेंट स्पाइडर को हराने वाला शानदार वीडियो एलिस को भेजा था तो मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन अब मेरी ये हालत क्यों हो रही है। कुछ घंटे पहले केल का एक मैसेज आया था और उस मैसेज के बाद केल ने एक ईमेल भी भेजा था जिसे हायोन वू ने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ खोला था। लेकिन जब उसने केल के उस ईमेल का कंटेंट देखा, भाई साहब, उसमें अनगिनत स्पॉन्सर्स की पूरी कुंडली भरी पड़ी थी। जैसे जैसे वो उस लिस्ट को पढ़ रहा था, हायोन वू अपनी आंखों के सामने केल के उस घमंड से भरे और चौड़े सीने वाले एक्सप्रेशन को साफ साफ इमेजिन कर पा रहा था। मैंने एकदम फाड़ू काम किया है ना बॉस। ये ख्याल आते ही हायोन वू के मुंह का कोना गुस्से से फड़कने लगा। लेकिन भाई, इस गधे ने मुझे 500 पेजेस के स्पॉन्सरशिप प्रपोजल्स भेज दिए हैं और ऊपर से मुझे ऑर्डर दे रहा है कि मैं जल्दी से डिसाइड करूं। और अब बेचारा हायोन वू अभी भी अपना सिर खुजाते हुए उन सारे डॉक्यूमेंट्स के एक एक पेज को बहुत ही ध्यान से पलट रहा था ताकि वो कोई एकदम परफेक्ट स्पॉन्सर चुन सके। कमीना केल, मैं ही हमेशा से वो इंसान क्यों रहा हूं जो हर काम को एकदम आखिरी लिमिट तक खत्म करने में लगा रहता है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कितनी सदियों से ये मनहूस ईमेल्स चेक कर रहा हूं। अभी भी पूरे 200 पेजेस बचे हुए हैं यार। आगे पड़े हुए काम के उस बहुत बड़े पहाड़ को देखकर हायोन वू ने अपनी ताकत वापस पाने के लिए थोड़ी देर का ब्रेक लेने का डिसीजन लिया। बोलते बोलते ही उसके हाथ ने स्क्रीन पर मौजूद WKA आइकॉन पर क्लिक कर दिया। मुझे लगता है कि अपनी नींद भगाने के लिए मुझे कम से कम 30 मिनट तक कोई धांसू स्ट्रीम देखनी ही पड़ेगी। जैसे ही उसने उसे ओपन किया, मेन स्क्रीन पर तुरंत बहुत सारे जाने माने और पॉपुलर स्ट्रीमर्स के वीडियोस की लाइन लग गई। रेना, मानो गिल्ड, रेन, रेड बुल अमेरिका, ये सारे बड़े बड़े महारथी भी इस वक्त स्ट्रीम कर रहे थे। तभी अचानक उसकी नज़र एक क्लिप पर जाकर रुक गई। उसके ठीक सामने GT टेलीकॉम का एक वीडियो चल रहा था। वहां डांग हानबाक की शक्ल देखते ही हायोन वू के दिमाग की घंटी बजी और उसका इंटरेस्ट एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गया। अगर ये GT टेलीकॉम है तो क्या ये डांग हानबाक की टीम हो सकती है? उसके दिमाग में अचानक से जो खुराफाती और खतरनाक आइडिया आया, उस पर वो जोर से हंस पड़ा। क्या मुझे जाकर डांग हानबाक की अभी की हालत और औकात चेक करनी चाहिए? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसके शातिर हाथ ने बिना कोई टाइम वेस्ट किए पहले ही डांग हानबाक के वीडियो पर क्लिक कर दिया था।